हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और संविधान में अपन ने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड पढ़ लिया है। आज जो नंबर है वो भाग थर्ड का है। तो थर्ड भाग में अपन देखो, जो थर्ड भाग है वो है मूल अधिकार। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं। पहले भाग के बारे में अपन ने जिक्र कर लिया, दूसरे भाग के बारे में अपन जिक्र कर लिया। आज हम बात करेंगे तीसरे भाग की। तो तीसरा भाग जो है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है। और जो भाग 3 का जो मेन है वो है मूल अधिकार। देखो, मूल अधिकार क्या है एक्चुअल में। इस मूल अधिकार का जो स्टार्टिंग में जिक्र हुआ है, जहां से इसका विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, वो देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले मूल अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया कि व्यक्ति के पास में, स्वयं के पास में अपने अधिकार होने चाहिए। अगर वो जहां से चल रहा है, इधर वो जा सकता है, नहीं जा सकता, उसको कोई टोक सकता है, नहीं टोक सकता, उसको कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से नहीं है। ऐसे अधिकार जो केवल पुरुषों को, महिलाओं को नहीं है, तो महिलाओं को भी क्यों नहीं है, महिलाएं भी ऑब्जेक्शन कर सकती है। इस प्रकार से स्टार्ट किया गया। और स्टार्टिंग में जो हुआ वो हुआ ब्रिटेन से। ब्रिटेन देखो वैसे भी एडवांस देश था, जाहिर सी बात है, अमेरिका जैसी महाशक्तियों के ऊपर भी उसने राज किया हुआ है। तो ब्रिटेन तो शुरू से ही एक बहुत ज्यादा एडवांस था, वो हर प्रकार से आगे था, अपने से तो लगभग 100 साल आगे था वो देश। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। और हालांकि मूल अधिकार जो अपने संविधान में लिया गया है वो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, वो तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इस जो शब्द है मूल अधिकार, इसका स्टार्टिंग में कहां से हुआ, वो ब्रिटेन से हुआ। एक्चुअल में क्या है कि ब्रिटेन में सम्राट जॉन जो था 1215 में, स्टार्टिंग में सम्राट जॉन ने 1215 में अधिकार दिया, जिसको कहा गया मैग्ना कार्टा। उसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, या मैग्ना कार्टा नाम दिया गया उसको 1215 में। और उसके बाद में देखो, अपने देश में तो फिर भी राजा जो हुए वो ही सर्वे सर्वा हुए, उन्हीं के अनुसार कार्य हुआ। अपने बहुत सालों तक अपना देश गुलाम रहा, 200 सालों तक लगभग गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के अनुसार ही पूरा देश चलता था। लेकिन जो देश शुरू से ही किसी का गुलाम नहीं रहा है, जिस देश के अंदर कोई दूसरे अधिकार नहीं किए, तो उनका तो संविधान अपने सिस्टम से चला हुआ है। तो अपने देश में तो ये बाद में आया, जब अपन फ्री हुए उस समय ये लागू हुआ। उसके पहले तो जो राजा थे उनकी चलती थी, उनकी मनमानी चलती थी। उसके बाद में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों की मनमानी चलती थी। लेकिन ब्रिटेन तो एक ऐसा देश था जिसमें अधिकार किसी ने किया नहीं, वही दुनिया के ऊपर राज करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वहीं से स्टार्ट होंगे जो अधिकार है, वो जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है, यहाँ जहाँ जागरूकता है, वो वहां से पहले ज्यादा स्टार्ट हो गई। तो उसी प्रकार से क्या है कि फ्रांसीसी का एक राजा था, उसको 1789 के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई थी, ये मूल अधिकारों के हनन करने की वजह से, जिसका नाम था लुई 16वां। सुना होगा नाम आपका। इस राजा को 1789 के अंदर फांसी दे दी गई थी। अपने भारत देश में तो भारत के राजा दूसरे को फांसी देते थे, लेकिन फिर भी उस समय 1789 के अंदर भी इन मूल अधिकारों के हनन की वजह से लुई 16वां को फांसी की सजा सुनाई दी थी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार जो व्यक्ति के पास में स्वयं अपने पास रखता है इस संविधान के माध्यम से, वो कौन कौन से रखता है, कौन कौन से उसके पास अधिकार ऐसे हैं जो कि किसी निश्चित समय तक ही उसको प्राप्त हो सकते हैं, कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो उसको लाइफ टाइम तक उसको अधिकार है। अब देखो, एक संपत्ति का अधिकार था जिसको अब हटा दिया गया है। और भी जैसे कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो आपको एक निश्चित समय के बाद में राष्ट्रपति या संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। जैसे आपको पता है कि इस संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है संविधान का। इस संविधान में कुछ ऐसे नियम है, ऐसे कुछ लाइनें हैं जिनको आप हटा भी सकते हो, लेकिन वो अपन नहीं हटा सकते, उसको संसद या राष्ट्रपति की अनुमति से हटा सकते हैं। इसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था 1917 से 1919। उसके बाद में कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया 1917 से 1919 के बीच। उसके बाद में एक एनी बिसेंट हुई,
एनी बिसेंट पढ़ी लिखी महिला थी, इन्होंने भी उठाया 1925 के अंदर। उसके बाद भी एक एमएल नेहरू थे, उन्होंने 1928 के अंदर इसके बारे में चर्चा की। और इन सब के होने के बाद में मतलब क्या हुआ कि एक समिति बनाई गई और एक समिति को ये कार्य दिया गया कि आप लोग कौन कौन से अधिकार अपन को चाहिए, कौन कौन से अधिकार अपन को नहीं चाहिए, और आगे जाकर इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, इस प्रकार से एक समिति का गठन किया गया। और उस समिति का ये कार्य था कि आपको इन अधिकारों के बारे में बताना है। तो अपन को कहने का मतलब ये हुआ कि एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसका नाम था परामर्श समिति। परामर्श समिति नाम था उसका, जिसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आपने सुना होगा, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है कि आज जिसको अपन अखंड भारत बोलते हैं, जो वर्तमान समय में जो भारत है, वो इस महापुरुष की वजह से ही है। क्योंकि इनको जो कार्य दिया गया था तो इनकी एक नीति थी, श्याम दाम दंड भेद, कि अपन को कैसे भी हो किसी प्रकार की, जिस प्रकार से अंग्रेजों की वो महत्वाकांक्षी वाली नीति थी कि अपने साम्राज्य को विस्तार किया जाए, अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इनको बढ़ाया जाए, वही सेम टू सेम नीति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी आदमी थे। वो ये चाह रहे थे कि जैसा इंडिया अपने पास में है, जिसके आसपास के जितने भी स्टेट है, जैसे पुर्तगाली थे, आपके पास में डच थे, उन सबको किस प्रकार से अपने पास में मिलाया, वो महापुरुष ही जाने। तो उनके पास में बहुत तगड़ी नीति थी। तो उनको, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिनको लौह पुरुष अपन कहते हैं, तो उनको परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में एक उप समिति भी बनाई गई थी, और उस उप समिति का जो अध्यक्ष था वो था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वही थे जेबी कृपलानी। तो कहने का मतलब अपना ये हुआ कि भारत के अंदर भी इन मूल अधिकारों के बारे में डिस्कशन किया गया, और तब जाकर अपन को लास्ट में ये मूल अधिकार प्राप्त हुए। पहले मूल अधिकार अपन को पता थे, फिर जो संपत्ति का अधिकार था उसको इस मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अब जो मूल अधिकार अपन को प्राप्त है वो मूल अधिकार अपन को 6 प्राप्त है। देखो अपन को ये याद रखना है कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये दो जो है वो आप जैसे किसी युद्ध के समय में मान लो या आपातकाल के समय में मान लो, तो भी ये 20 और 21 जो मूल अधिकार है वो अपने पास में रहते हैं, बाकी सबको हटा सकते हैं उस समय तक। तो अब अभी अपन बात करेंगे कि कुछ ऐसे मूल अधिकार भी हैं जिनको अपन कुछ समय के लिए हटा सकते हैं या अपन को इनको निलंबित कर सकते हैं। तो इनको देखो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है निलंबित अधिकार, और दूसरा होता है प्रतिबंध अधिकार। अब देखो निलंबित अधिकार जो है उसमें क्या आता है। एक्चुअल में जैसे मान लो अभी अपने पास में जैसे छुआछूत है और इस प्रकार के जो अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास में है। कोई भी कास्ट का व्यक्ति अगर ये हीन भावना अगर प्रदर्शित हो रही है वहां, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को लज्जित करता है, छुआछूत करता है, तो आप उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी जाति के माध्यम से किसी की उसको ठेस पहुंचाओ। तो लेकिन फिर भी जैसे मान लो अभी कोरोना काल जब आया कुछ दिनों पहले, तो उस कोरोना काल के अंदर आप किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते थे। अपन मान लो कि आप छुआछूत की जैसी जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन के अनुसार भी अपन किसी के दूसरे हाथ से पानी नहीं पी सकते, अपन किसी को टच नहीं कर सकते, किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, ज्यादा नजदीक आकर उससे बात नहीं कर सकते, बिना किसी कारणवश अपन किसी के घर नहीं जा सकते, ना किसी दूसरे को बुला सकते हैं। तो अपने पास में ऐसी बहुत सी विकट समस्याएं आ गई थी। तो उनके लिए जो अधिकार थे वो अपने सारे के सारे साइड में थे और अपन चाहकर भी उसको नहीं बुला सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर ये जो निलंबित अधिकार है, यहाँ ये चीज लागू होती है कि इनको कुछ समय के लिए अपन निलंबित कर सकते हैं। बहुत से ऐसे नियम है जिनको अपन कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो अपन अपने पास में ये अधिकार है कि अपन जैसे स्वतंत्रता का अधिकार अपन जैसे मानते हैं कि मैं जहां चाहूं वहां घूम सकता हूं, इंडिया के अंदर जहां चाहूं वहां रुक सकता हूं,
जहां चाहूं वहां यात्रा कर सकता हूं। लेकिन अभी कोरोना काल के अंदर वो सभी के सभी अधिकार अपने पास में नहीं थे, वो गवर्नमेंट के पास में थे और गवर्नमेंट ने ये कहा, ये निर्देश दिया कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप बिना अनुमति के आप कहीं जा नहीं सकते। अब जैसे मान लो अपने पास में अधिकार है कि शादी ब्याह के अंदर अपन अपने अनुसार कितने भी मेहमानों को इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनकी खातिरदारी कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी नियम अलग अलग हो गए थे। आपको पता होगा उस समय भी केवल बाउंडेड थे, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, फिर 50 व्यक्ति किए गए। तो ऐसी कंडीशन की मेरी शादी में मैं चाहूं जिसको बुलाऊं, लेकिन इसके बावजूद भी अपन को नहीं बुला सकते थे। तो ऐसे जो अधिकार हैं और वो अधिकारों के लिए कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। हालांकि ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा हो सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति से आप जो चाहो जितनी गाइडलाइंस दे सकते हो वो दे सकते हो, इनको कुछ समय के लिए अपन निलंबित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निलंबित अधिकारों के अंदर अपन ऐसे कुछ कंडीशंस हो जिस कंडीशंस का अपन को पालन करना ही पड़ेगा और वो एक निश्चित समय के बाद में आपको वापस से प्राप्त हो जाए, जिनको अपन तो उन सभी अधिकारों को अपन निलंबित अधिकारों के अंतर्गत लेके आएंगे और उसको राष्ट्रपति के माध्यम से आप कुछ समय के बाद में उसको वापस लागू कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन प्रतिबंधित अधिकार के अंदर देखो क्या होता है कि इस अधिकार में अपन एक निश्चित समय के बाद में भी उनको लागू नहीं कर सकते इतनी आसानी से। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर संसद में ये पारित होगा और बाद में राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, उसके बाद में ही ये प्रतिबंधित होगा। जिस प्रकार से संपत्ति का जो अधिकार था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप इसको अब लागू नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर तो कंट्रोल पूरा का पूरा संसद और राष्ट्रपति का रहता है और इसमें आप राष्ट्रपति की अनुमति से ही आप चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार भी होते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर भारत का जो आम नागरिक है उस आम नागरिक को ये लगता है कि वास्तव में गवर्नमेंट ने, संसद ने या राष्ट्रपति ने अपने साथ में गलत किया है और अपन को ये अधिकार प्राप्त है, इसके बावजूद भी संसद ने ये वास्तव में अपने लिए गलत किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब के खिलाफ, इन सब का भी ऊपरी एक हेड है, वहां अपन ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिसको अपन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये अपने जो अधिकार उनकी समीक्षा करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो ये अपना डिसीजन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बोल दिए, जो कर दिए वो सर्वे सर्वा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को सुनेंगे और वास्तविक रूप में, कानूनी रूप में जो सही लगेगा, संविधान के अनुसार जो बातें सही होगी वो फैक्चुअल अपना आदेश निर्देश देंगे। अब अपन बात करते हैं कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, हालांकि विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे वो यहाँ घूमने आते हैं तो उनके पास में भी कुछ अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, इंडियंस को ही प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद में 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। इसमें जो अधिकार है वो भारतीयों को प्राप्त है, हालांकि विदेशियों को भी प्राप्त है। जिस प्रकार से विदेशी यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके पास में भी बहुत से अधिकार हैं। ऐसे नहीं अपन उनको सामने जाकर कुछ झड़प कर सकते हैं उनके साथ में या उनको हल्का पूरा बोल सकते हैं, ये अधिकार अपने पास में नहीं है। विदेशियों के पास में भी घूमने के कुछ अधिकार हैं। तो इस प्रकार से अपन आज पढ़ रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। देखो जिस प्रकार से अनुच्छेद यहाँ अपन को पता है कि 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में आएंगे। आज अपन बात करते हैं 12 की और 13 की। आगे अपन चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से करेंगे इन सब की अनुच्छेदों की चर्चा। लेकिन देखो 12 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें क्या है, राज्य के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब अपन ये सोचें कि राज्य क्या है, जैसे राजस्थान है, बिहार है, एमपी, क्या यही राज्य है? नहीं, यही राज्य नहीं है। संविधान के अंदर राज्य की एक दूसरी परिभाषा है। राज्य में क्या कहा गया है, जैसे आपके पास में संसद है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, आपके पास में जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, आपके पास में कुछ जितने भी बोर्ड हैं, शिक्षा बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, जलदाय विभाग है, ये सभी के सभी राज्य के अंदर ही आते हैं। इन सभी को राज्य के अंदर ही बोलते हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास में नगर पालिका है, अब नगर पालिका के पास में भी कुछ अधिकार अलग से होते हैं और वो अपने अधिकार कुछ बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये रोड है, इस रोड के पास में यहाँ कोई मकान है, एक मकान यहाँ है। अब ये रोड के ऊपर मकान यहाँ है और यहाँ थोड़ा सा ये और सीढ़ियां टाइप के लगा रखी है, कोई व्यक्ति यहाँ सीढ़ियां टाइप के लगा रखी है। तो जो रोड अगर आपके पास में 30 फुट की 40 फुट की रोड है, उसको वो
इतना समेट के 15 फुट की बना दी, तो ये अधिकार नहीं है आपके पास में ऐसा। तो नगर पालिका के पास भी ऐसे अधिकार है कि आप इन सीढ़ियों को हटा सकते हो, उसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो आपके पास बिजली विभाग है, वो अपने नियम बनाता है कि अगर आप बिल पे नहीं करोगे तो आपके कनेक्शन काट लिया जाएगा, आपके घर पे लाइट नहीं आएगी। अब आप तो ये कहो कि हमारे तो ये अधिकार है कि हमारे घर में भी लाइट आनी चाहिए, जब सबके लाइट आ रही है तो हमारे भी आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब बिजली बोर्ड अपना कुछ नियम बनाएगा, कुछ अपने उसके पास भी कुछ अधिकार है, उन अधिकारों के अनुसार वो अपने नियमों के अनुसार ही आपको लाइट दे पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य शब्द के बारे में डिस्कशन किया गया है अनुच्छेद 12 में, और जिसके अंदर ये जो राज्य शब्द के अंदर जो भी आते हैं वो सब अपने अपने अधिकार बना सकते हैं, वो अपने अपने अनुसार ही नियम और कानून बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 13 में। देखो 13 में क्या कहा गया है, 13 में कहा गया है अल्पीकरण के बारे में। अल्पीकरण का मतलब यह है कि ये जो आपके पास में अधिकार है उनको अल्प किया जा सकता है। अब कहने का मतलब आपके पास मान लो ये अधिकार है कि आप डीजे बजा सकते हैं, आप कोई भी डेक से गाने वाने सुन सकते हैं, आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार है कि आप जो चाहो वहां घूम सकते हो, जहां चाहो वहीं जा सकते हो, जहां चाहो वहीं आप डीजे बजा सकते हो। आपके पड़ोसी को आपसे एलर्जी है, वहां वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसके घर के सामने जाकर डीजे बजा रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते अपन। आपको तो घूमने का अधिकार है, तो आप चाहो जिसके घर पे जाके कमरे में जाके थोड़ी रह सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो अनुच्छेद 13 है वो आपके जितने भी अधिकार है उन अधिकारों को अल्प कर सकता है, वो अल्प करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे को परेशान कर रहे हो अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो कुल मिला के बात अपन ने 12 और 13 के बारे में करी, अनुच्छेद के बारे में। अब आगे के अनुच्छेदों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आज अपन जैसे भी बात की है कि भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में अपन ने चर्चाएं की, और मूल अधिकार कहां से स्टार्ट हुआ। जैसा आपने पहले कहा कि ब्रिटेन में इसका विकास हुआ, हालांकि अमेरिका से अपने संविधान के अंदर इस मूल अधिकारों को जोड़ा गया है, लेकिन ब्रिटेन में इसका विकास हुआ। सम्राट जॉन 1215 के अंदर उन्होंने ये अधिकारों के बारे में कहा, मैग्ना कार्टा जिसको नाम दिया गया। तो यहां से अपन ने पढ़ा, और आगे अपन चर्चा करेंगे जो बचे हुए जो है अधिकार उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।